बेटा हम आज कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने किया था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। और हमने ये देखा था कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं ओवर अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं, देखिए, सबसे पहले बेटा आज हम करेंगे पावर से रिलेटेड। बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमारा पावर की कुछ फॉर्मूला हमारा यूज होना है। ये आता है इलेक्ट्रिक पावर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। पावर के बेटा इन टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को करने हैं। पावर के आपके 3 फॉर्मूलाज होते हैं स्टूडेंट्स। पहला फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, और जो सेकंड फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सेकंड फॉर्मूला आपका होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर आर। आप अगर एक फॉर्मूला कर लेते हैं, अगर आप सिंगल एक फॉर्मूला भी कोई कर लेते हैं आप, तो आपको बाकी फॉर्मूलाज अपने आप ही डेराइव हो जाते हैं। वो फॉर्मूलाज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप देखें, आपने अगर किया P इक्वल टू वी आई, तो जो P इक्वल टू वी आई आपका होता है, इस वाले फॉर्मूला में आप देख सकते हैं। अगर ये P इक्वल टू वी आई आपको गिवन है, इस वाले फॉर्मूला में आपकी जो वैल्यू है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, P इक्वल टू वी आई, तो V की फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। तो V की जगह पे हम क्या डाल देते हैं, V की जगह पे हमने डाल दिया आई आर, और एक आई पहले से यहाँ पे है, तो ये क्या फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा आप लोगों का आता है P इक्वल टू, जो कि फॉर्मूला इसी से ही बना है, वी स्क्वेयर बाय आर, वी आई से ही बना है। अब हमने क्या करना है, V को सेम रखना है। हमने I की वैल्यू डालनी है ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से जो I की वैल्यू आप डालेंगे, I की वैल्यू क्या है आप देखें, I इक्वल टू वी बाय आर, I इक्वल टू वी बाय आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा V का स्क्वायर बाय आर। ये इतने सारे फॉर्मूला क्यों यूज में आते हैं, क्या फंक्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपका सीरीज कनेक्शन में आई सेम रहता है, तो सीरीज कनेक्शन में हम P की वैल्यू जो है आई स्क्वायर आर से निकालते हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज डिवाइड होती है लेकिन करंट सेम रहता है। लेकिन जो सेकंड फॉर्मूला आप देख रहे हैं, वो फॉर्मूला आपका बेटा रिलेटेड है V का स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रिक पावर है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, वो रेट जिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, उसी को हम बोले, या डिसिपेटेड होती है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, सप्लाई होती है मतलब, तो वो उसको हम बोलते हैं पावर। पावर हो गया आपका V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो जो SI यूनिट है स्टूडेंट्स पावर का, वो आता है आपका वॉट। तो आपको कभी टीचर अगर पूछे वॉट, वॉट कहाँ से आया, वॉट जो है आपका, जो पावर का SI यूनिट है, उसको हम वॉट बोलते हैं। जो वॉट होता है वो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। 1 वॉट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ये वाले फॉर्मूला से ये वैल्यू आपकी आई है। नेक्स्ट अब आप देखें, नेक्स्ट जब आप आगे जाते हैं, एक मिनट, इसके बाद अब आप देख रहे होंगे, आपने एक वर्ड देखा है कमर्शियल यूनिट। अब ये कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहाँ यूज होता है, कमर्शियल यूनिट स्टूडेंट्स तब यूज होता है जब हमें बिजली का बिल कैलकुलेट करना हो। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे घर में 20 यूनिट बिजली यूज हुई है। यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो यूनिट का मतलब है, उसका मतलब होता है वन, उतने किलोवाट एनर्जी यूज हुई है। जो कॉस्ट होती है हमेशा यूनिट के हिसाब से दी होती है। कॉस्ट जैसे कि आप लोगों की गिवन होती है, जो 1 यूनिट है आपका, वो आपका 3 रुपीज का है। ठीक है ना, तो 20 यूनिट का बिल कितना हो गया, आप कैलकुलेट करें, 20 इंटू 3 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू आपकी आ जाती है 60 रुपीज। 60 रुपीज आपका बिजली का बिल बन जाता है। अब ये 1 यूनिट आता कहाँ से है, तो उसके लिए कमर्शियल यूनिट बना है 1 किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब सबको मालूम है पावर का ऐसा यूनिट क्या था, वॉट था, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, जनरली सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे जब भी हम कमर्शियल की बात करते हैं, तो पावर को हम वॉट में नहीं लेंगे, वो हम लेंगे किलो वॉट में। और आपको मालूम होगा वॉट से किलो वॉट जाने के लिए आप क्या करेंगे, किलो का मतलब जहां भी लग जाए
हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे। और ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर टाइम आपको सेकंड में दिया हो तो उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जहाँ पे आपको आवर्स में टाइम को कन्वर्ट करना है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपको टाइम लेना है आवर्स में लेना है। तो जो आपका नेट फॉर्मूला जो बन जाता है इसी के अकॉर्डिंगली किलोवाट आवर, ये आपका नेट फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, वो किलोवाट आवर। और जो 1 किलोवाट आवर होता है, अगर आपको उसको जूल्स में लिखना है तो उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये वैल्यू बेटा आप लोगों की आती है जूल्स में। तो आज जो आपने सीखा, आपने पावर के 3 फॉर्मूला सीखे। अब देखें, आज जो आपने सीखा है पावर के ये 3 फॉर्मूलाज हैं। जो 3 फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, ये है आपका P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो कई क्वेश्चंस में आपको पहले पावर निकालना पड़ेगा और फिर उनके बाद उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस में, या सिर्फ पावर भी निकालने के लिए आता है। अब हमने पावर सीख लिया, अब हम ऊपर चलते हैं वापस। हमने अब सीखना है इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपने अभी, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, जो पावर होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है आपका, वो पावर इनटू टाइम होता है। मैंने अभी आप लोगों को पीछे वाले उसमें बताया था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या चीज है, वो पावर इनटू टाइम होता है। अब अगर बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका पावर इनटू टाइम है, तो हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अब यहाँ पे वर्ड दिया गया, अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव मतलब जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जो कि एक बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला हो, उसको हम प्योरली रेजिस्टिव बोलते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो मतलब वहां पे जो एनर्जी होगी, ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं जो प्रोड्यूस होती है करंट के फ्लो से, वो क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, टोटली एनर्जी हीट में प्रोड्यूस होने लग जाएगी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसा आपने देखा होगा गीजर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, या और ओवन के अंदर, ऐसे जहाँ पे सारे करंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम में आते हैं। तो हमने यहाँ पे बच्चों को जो फॉर्मूला था, हमने पीछे देखा था, जो एनर्जी है वो पावर, पावर क्या है, वो आपका पावर इनटू टाइम है। वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, पावर इनटू टाइम के इक्वल है, ठीक है ना। और अगर ये पावर इनटू टाइम के इक्वल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है पावर का फॉर्मूला, आपको मैंने अभी पीछे डेराइव करवाया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। पावर का फॉर्मूला होता है आपका वी आई, को अगर याद हो, अभी पीछे हमने किया था पावर के 3 फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। तो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मान रहे हैं कि ये हीट का सोर्स है। ये किसका सोर्स है, हीट का सोर्स है। तो हमने क्या किया, हीट इक्वल टू वी आई टी, तो एच इक्वल टू, अब वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, V can be written as according to Ohm's law, V equal to IR। Ohm's law के अकॉर्डिंगली V को हम लिख सकते हैं IR। तो IR एक यहाँ लिख दिया, और एक I आपका पहले से यहाँ पे इसके अंदर गिवन है, और ये हो गया आपका टाइम। अब ये देखो, ये वाला जो I है जो कि आपका V से आया है IR, ये I और ये वाला I आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका I स्क्वायर R और इंटू टी। तो ये क्या बन गया आपका, आई स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला डेराइव हो गया, हीट एनर्जी। तो इस फॉर्मूला से आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डेराइव करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बताते हैं। अब वो क्या होता है वो देखते हैं। ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, ये बताता है, इट स्टेट्स दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर। रजिस्टर मतलब जिसकी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। तो इट इज डायरेक्टली, पहला वाला पढ़िए, इट इज डायरेक्टली टू स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट है, क्योंकि आपने अभी तो फॉर्मूला डिराइव किया है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और सेकंड वाला पढ़िए आप, सेकंड वाले में हमें दिया हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। और थर्ड वाला आपका आ गया, एच इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होता है,
टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों को कंबाइनली मिला के फॉर्मूला बन गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिजायरेबल होता है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक आयरन में, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट टाइप बल्ब होते हैं उनमें, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज में। अब बात आती है फ्यूज क्या होता है, अभी आगे जाके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक, जो हीटिंग इफेक्ट है ये अनडिजायरेबल है, मतलब नहीं चाहिए हमें। कहाँ का नहीं चाहिए, कंप्यूटर्स में नहीं चाहिए, कंप्यूटर के मॉनिटर में नहीं चाहिए, रेफ्रिजरेटर में नहीं चाहिए, वहां तो कूलिंग चाहिए, टीवी में नहीं चाहिए, तो वहां पे हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए होता। तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए होता, और कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है। अब बात आती है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बना है। वो उसके दो कारण है बेटा, एक जो बेसिक है वो ये है कि टंगस्टन का टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होता है। आप देख पा रहे होंगे टंगस्टन का टेम्परेचर कितना मेंशन किया गया है यहाँ पे। टंगस्टन का जो टेम्परेचर है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दिया हुआ है 3380 डिग्री सेल्सियस। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली, मतलब आसानी से हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब कोई रिएक्शन नहीं देता, नॉर्मल रहता है। हाई टेम्परेचर पे आने पे जनरली मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसी वजह से टंगस्टन को एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज किया जाता है। दूसरा, इन बल्ब्स के अंदर जो फिलामेंट टाइप बल्ब होते हैं, इनएक्टिव गैसेस, ये ट्यूबलाइट के अंदर भी फिल की जाती है। जो ट्यूबलाइट कभी आप तोड़ोगे तो आपको एक बर्स्टिंग आवाज आएगी, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर गैस फिल की गई है। अब उसके अंदर इनएक्टिव गैस होती है जैसे कि नाइट्रोजन या आर्गन, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ फिलामेंट। ये वर्ड ध्यान रखना कि व्हाई द गैसेस आर फिल, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ फिलामेंट। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बेटा उनकी लाइफ को इंक्रीज करना, उनकी लाइफ को इंक्रीज करना। जो फिलामेंट उसके अंदर डाला गया है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने पढ़ा था ऊपर कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो फ्यूज में भी यूज होता है। अब ये फ्यूज क्या चीज होती है, फ्यूज बेटा एक तरीके से आपका सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी जैसे कि मतलब कभी ऐसा हो सकता है आपके घर में ओवरलोडिंग और ज्यादा करंट आ जाए या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, वायर में आग लगने का खतरा हो, तो ऐसे केसेस में क्या करता है, ये जो फ्यूज होता है ये खुद मेल्ट हो जाता है और करंट को आगे घर के अंदर बाकी डिवाइसेस में जाने नहीं देता। अब इसका क्या यूज है, ये घर के अंदर करंट करंट को जाने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आपका फ्यूज, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ फ्यूज काम कैसे करता है। फ्यूज का जो आप देख रहे हैं इस तरह का सिंबल होता है, और यहां से आपका लाइव वायर, ये लाइव वायर है बेटा, हमेशा ये लाइव वायर पे लगता है, और यहां से ये बाहर जा रहा है न्यूट्रल वायर से। ये एक लाइव वायर है, और बाहर जब किसी डिवाइस के बाहर जाता है तो वो थ्रू न्यूट्रल वायर जाता है। तो लाइव वायर जो होती है स्टूडेंट्स, इसकी पहचान होती है कि ये रेड कलर के होती है। ऐसा नहीं कि ये रेड कलर वाली की बजाय हम ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, और भी हम यूज कर सकते हैं, वायर में अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। पर जानबूझ के जो रेड कलर है वो लाइव वायर के लिए यूज किया जाता है, ताकि हमें पता रहे जब हम सर्किट के ऊपर काम कर रहे हो कि कौन सी वायर में करंट है, तो उसको रेड कलर से, रेड कलर की वायर उस जगह पे यूज की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर। ये करंट को लेके आ रही है, ये डिवाइस के अंदर लेके आ रही है। किसी कारण से अगर यहाँ पे करंट बहुत हाई हो गया तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं फ्यूज वाला, ये ब्रेक डाउन हो जाए। क्योंकि ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है कॉपर और टिन के एलॉय का, टिन प्लेटेड कॉपर वायर हम बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर टेम्परेचर जाता है, हीट होती है, ज्यादा करंट जाता है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है और सर्किट को, करंट को आगे जाने नहीं देता, जिसके कारण घर के अंदर वो तेज वाला करंट, हाई वाला करंट नहीं पहुंच पाता और हमारे डिवाइसेस खराब होने से बच जाते हैं। इसके बाद आता है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में ही कनेक्ट करना चाहिए, ये पॉइंट जरा ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, ये सीरीज में ही कनेक्ट करना चाहिए। इसका रीजन है क्योंकि अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे, जो करंट होगा अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो करंट तो ऊपर से चला जाएगा। यहाँ पे सारे डिवाइसेस, अब हीट है, फ्यूज को आपने ऊपर लगा दिया, यहाँ से करंट चले गया, फ्यूज यहाँ पे लगा का लगा रह जाएगा, कोई भी घर में किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि करंट तो ऊपर से चले गया।
हाई वोल्टेज करंट चलेगा, तो वहां पे आगे के जितने भी आपके यहाँ पे जो डिवाइसेस, आपके घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे, ये सारे के सारे डिवाइसेस में आग लग जाएगी या खराब हो जाएंगे हाई वोल्टेज के कारण। तो इसलिए इसको हमेशा सीरीज में लगाना चाहिए कि करंट हमेशा इसी के थ्रू होके पास हो जाए, ठीक है ना। द फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट जानबूझ के रखा जाता है ताकि थोड़ा सा करंट आने पे, थोड़ा ज्यादा करंट आने पे भी इसी तरह की वायर सेलेक्ट की जाती है कि वो मेल्ट हो जाए। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। इट इज अ टिन प्लेटेड कॉपर वायर, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द लाइव वायर, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर, थोड़ी सी हायर रखी जाती है ताकि बार बार टूट भी ना जाए, इतना भी ऐसा ना हो कि टूट जाए, ठीक है। लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो रखा जाता है। अब ऐसा एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही जो गांव के लोग होते हैं, वो लोग तो बेचारे अपने घरों में ही सब कुछ सारे फंक्शंस वगैरह करते हैं, या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे शादी हो रही है, अब उन्होंने क्या किया, 2 किलोवाट का मीटर, जो मीटर्स होते हैं वो भी ऐसे किलोवाट के होते हैं, 2 किलोवाट का मीटर था। अब घर में शादी है, तो उन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस, ओवरलोडिंग हो गई, कहीं पंखा चल रहा है, एक्स्ट्रा शादी वाला पंखा आया हुआ है, कहीं लाइट्स लगी हुई हैं, या कहीं और कई चीजें चल रही हैं, कंटिन्यूअसली बहुत चीजें चल रही हैं। तो इस टर्म को बोला जाता है ओवरलोडिंग। क्या बोला जाता है? ओवरलोडिंग। तो आप बोल सकते हो जो मीटर है उसके ऊपर ओवरलोडिंग हो रही है। अगर ये मीटर ओवरलोड हो गया है तो क्या होगा? अब फॉर्मूला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो कम समय में बहुत सारा करंट जाने लग गया, वो भी स्क्वायर में, फैक्टर में डिपेंड करता है हीट। तो इसका मतलब जो हीट है वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। अब जब हीट बहुत ज्यादा पैदा होने लग गई तो जिसके कारण जो वायर होती है, जैसे कि मैंने बताया था, रेड कलर की वायर, ब्लू कलर की वायर, ग्रीन कलर की वायर, इन वायर्स के ऊपर होता है पीवीसी कोटिंग। कौन सी कोटिंग होती है? पीवीसी। जो रबड़ रबड़ ऊपर से चिपका हुआ आपको नजर आता है, वो एक्चुअल में रबड़ नहीं होता, वो पीवीसी होता है। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली वेनाइल कोटिंग। उस चीज का बना होता है, प्लास्टिक टाइप आर्टिफिशियल मटेरियल है ये। बड़ा अच्छा इंसुलेटर है, ये करंट को पास होने नहीं देता। अब जब आपका करंट बाहर नहीं आएगा तो कोई अगर कांटेक्ट में आ भी गया बल्ब के, तो उसको करंट नहीं लगेगा। तो अब क्या हुआ, जब हीट बहुत ज्यादा पैदा हुई वायर के अंदर, तो जो ऊपर की जो कोटिंग थी वो तो मेल्ट होने लग गई। वो तो हीट के कारण जो रबड़ के मटेरियल है, प्लास्टिक के मटेरियल है, ये जो ऊपर की जो कोटिंग होगी ये सारी मेल्ट होगी। अब ये इस वायर के अंदर जो ये कोटिंग मैं बाहर की बता रहा हूँ ये मेल्ट हो गई। अब अंदर जो वायर है, और ऐसे ही एक और वायर नीचे साथ साथ जुड़ी हुई जाती है, एक होती है लाइव वायर और एक होती है, सर ने बताया था, न्यूट्रल वायर। अब इसकी भी कोटिंग जल गई, इसकी भी कोटिंग जल गई, हीट के कारण करंट तो ज्यादा जा रहा है, तो ये दोनों की कोटिंग जल गई, तो अंदर का जो मटेरियल था, जो मेटल था, और इसका जो मेटल था, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए। तो जैसे ही ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर का रबड़ वायर जल गया, तो एक शॉर्ट सर्किटिंग होगा, क्योंकि बहुत कम समय में ये दोनों का करंट एक दूसरे से मैच खाने लग जाता है। इस टर्म को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट शॉर्ट सर्किट बोला जाता है इस वाली टर्म को, शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये जो शॉर्ट सर्किटिंग बेटा आप लोगों का हो जाता है, इस शॉर्ट सर्किटिंग के कारण पूरी आग लग जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने बहुत सारे चीजों को अपने मीटर के ऊपर, एक ही मीटर के ऊपर लगा दिया। अब एक ही मीटर के ऊपर जब बहुत सारी चीजें आपकी लग जाती हैं, तो उस केस में क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, जिसके कारण वो जो वायर्स कनेक्टेड थी मीटर से, वो ओवरलोड होने के कारण उनका जो रबड़ मटेरियल था, पीवीसी मटेरियल था, वो मेल्ट हो गया और लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ गई और आग लग गई। तो ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? अभी क्या उनके घर में फ्यूज नहीं लगा था? लगा था, उनके घर में फ्यूज लगा था। जब शादी हो रही थी, जब पहली बात थी, तो उन्होंने फ्यूज के कारण, वो फ्यूज ब्लो ऑफ कर गया, टूट गया, जिसके कारण पूरे घर की लाइट चली गई। तो उन्होंने दोबारा आए, फ्यूज को लगा दिया, एक नया फ्यूज लगा दिया। फिर क्या हुआ, फिर 1 घंटे के बाद उनकी दोबारा लाइट चली गई। तो वो परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने परेशानी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, जो फ्यूज वायर थी, जो कि एक सिंगल वायर लगाई जाती है, इस बार उन्होंने डबल वायर लगा दी, ताकि बार बार ये ब्लो ऑफ ना हो, ताकि ये टूटे ना, लोड के कारण टूटे ना। उन्होंने कहा घर की शादी तो हो जाएगी, बात की बात में देखेंगे। लेकिन उनको क्या पता था इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये तो फ्यूज वायर तो इस बार नहीं टूटी, क्योंकि डबल कर दी गई, करंट ज्यादा पास हो गया, मोटी कर दी गई। आपने पढ़ा था जो रेजिस्टेंस है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है।
आप जितना ज्यादा एरिया कर दोगे रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस कम हो गई, ज्यादा करंट चलेगा, हीट ज्यादा पैदा हो गई। अब हीट जब ज्यादा पैदा हो गई, लेकिन लोड तो मीटर का सिर्फ 2 किलोवाट का था, अब ज्यादा से ज्यादा करंट को वो खींच रहा है कम समय में, तो मीटर के अंदर ही आग लग गई, पूरा मीटर ही जल गया। मतलब जहां उनको सिर्फ छोटा सा फ्यूज चेंज करना पड़ रहा था, अब पूरा मीटर ही जल गया। और मीटर हम लोग चेंज नहीं करते हैं, मीटर के लिए जो भी पावर सप्लाई देने वाला कंपनी होती है उस एरिया की, जैसे हमारे यहाँ पे टाटा पावर सप्लाई है, तो वो कंपनी आके ही नया मीटर लगाती है विद लॉट ऑफ चार्जेस। जो नया मीटर लगाने के चार्जेस होते हैं उसका आपको सब कुछ पे करना पड़ता है, तो ये नुकसानदायक होता है। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव, चलो ये तो आपको समझ में आ गया व्हाई फ्यूज इज इंपॉर्टेंट। इसका एक ऑल्टरनेटिव शहरों में यूज किया जाता है, आजकल तो गांव में भी यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है एमसीबी, मिनी सर्किट ब्रेकर। मतलब ये फ्यूज के तरह ही काम होता है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हो गई किसी सर्किट में, तो ये एमसीबी का एक स्विच होता है, ये डाउन हो जाएगा, ये अपने आप डाउन हो जाएगा। ये भी हीटिंग के ऊपर काम करता है, थर्मोकपल्स होते हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप। हीट के कारण वो थर्मोकपल की शेप में चेंज आता है, और ये जो स्विच होता है अपने आप बंद हो जाता है, करंट को आगे नहीं जाने देता। पहले आप अपने घर में जहां भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करो, रिपेयर करो, और उसके बाद एमसीबी को ऑन करो। अगर आप बार बार एमसीबी को भी ऐसे ही ऑन करोगे जैसे आपने फ्यूज के साथ किया, तो पूरे घर में आग लग जाएगी, एमसीबी भी जल जाएगा। तो एमसीबी का भी काम नियर टू फ्यूज ही होता है, टू प्रोटेक्ट द डिवाइसेस इन द सर्किट। तो आप लोगों को फ्यूज समझ में आ गया, फ्यूज क्या है? फ्यूज जो है आपका एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आपका बेटा ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद कुछ भी नहीं है। ऐसे यूनिट ऑफ पावर आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रिक पावर में बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो, और आप लोगों को ये नोट्स पूरे अपनी कॉपीज में लिखने हैं। अब इसके बाद हम करते हैं आगे के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कुछ हम वो डिस्कस कर लेते हैं, आज हमारे पास टाइम है अभी। तो हमारा जो बेटा पहला है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का अगर आपको याद हो, ऐसे यूनिट होता था एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसे यूनिट क्या होता था स्टूडेंट्स? वोल्ट। और रेजिस्टेंस का क्या होता था? ओम। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। और इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता था? वॉट। वॉट, लेकिन वॉट नहीं लिखेंगे हम, हाँ पावर ही लिखा है इसने, तो वॉट ही लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर लिखा है इसने। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का क्या होता था? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का होता था किलो वॉट आर। ठीक है, किलो वॉट आर, क्योंकि इसने ऊपर ऐसा यूनिट लिखा है, तो किलो वॉट आर जो होता है वो कमर्शियल यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है वो होता है वॉट आवर। ऐसे यूनिट क्या होता है? वॉट आवर होता है, लेकिन अगर कमर्शियल यूनिट पूछा जाए तो किलो वॉट आर लिखना है आपको। क्लियर है? तो ये आंसर्स आप अपनी बुक कॉपीज में लिख लीजिएगा। द टर्म डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी। देखो बेटा, मैंने इसकी एक इजी डेफिनेशन आप लोगों को करवाई थी, क्योंकि जब मैंने आपको लोगों को रेजिस्टिविटी करवाया था तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोग ऐसे लिखा जाता है, रेजिस्टिविटी को आर एल बाय ए। आर एल बाय ए, तो इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। आप बोल सकते हैं जो रेजिस्टिविटी होती है वो न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। न्यूमेरिकली मतलब वैल्यू के वाइज वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी व्हेन 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब लेंथ की वैल्यू भी 1 कर दो, एरिया की भी वैल्यू 1 कर दो, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है? रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें दिया हुआ है डिवाइस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग द करंट इज। जो डिवाइस यूज होता है जो करंट को मेजर करता है, वो होता था आपका, याद होगा आप लोगों को, क्या होता था वो? एमीटर। एमीटर, याद आया? एक सेकेंड, वो डिवाइस होता है बेटा आप लोगों का एमीटर। नेक्स्ट आता है नेम द एलिमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब। कौन से उससे बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन, इससे ये बना होता है Na। ठीक है, राइट टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स बताने हैं। एक होता है आपका सीरीज में और दूसरा होता है आपका पैरेलल में। एक होता है आपका सीरीज में और एक होता है आपका पैरेलल में। ठीक है, ध्यान रखना है, 2 टाइप ही होती है, तीसरा कोई टाइप नहीं होता। हाउ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते थे हम?
पैरेलल में कनेक्ट करते थे। और क्यों कनेक्ट करते थे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, क्योंकि वोल्ट मीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है। जब वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और इसी वजह से उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स? एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है इसको? क्योंकि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो हमने बताया था आपको कौन सा फिलामेंट हम यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना था अगर आप लोगों को याद हो, 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई होता है तब जाके बल्ब प्रोलॉन्ग लाइफ चल सकता है, क्योंकि हीट ही तो पैदा होनी है। अगर हीट पैदा नहीं होगी तो वो मटेरियल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर हीटिंग नहीं हो पाएगा, ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होता रहेगा। वो बहुत जल्दी 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 सारा का सारा ब्रेक डाउन होता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ जॉइंट्स। इट्स नॉट अ जॉइंट बच्चे, ये आप करेक्शन कर लेना, दिस इज अ जूल्स, इन टर्म्स ऑफ जूल्स। तो जूल्स की टर्म्स में आप कैसे इसको करते हैं, यहाँ पे आप जूल कर लेना। और जूल की टर्म में जब आप करेंगे तो वैल्यू आप लोगों को मैं बता चुका हूं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब आपको अलग अलग फैक्टर याद होंगे तो आपको सभी लिखने हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। और क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। और आर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल। इसको भी मेंशन करना, जब सारे फैक्टर्स पूछे हुए हैं तो आपको सारे फैक्टर्स ही बताने हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला डेराइव हुआ था अगर आपको याद हो, तो R इज इक्वल टू रो, रो था रेजिस्टिविटी, L बाय A, R इक्वल टू रो L बाय A। Resistivity is a constant quantity where resistance depends on the length and the area. Resistivity does not depend on the length and the area. Okay? तो यहाँ पे ये आपने न्यूमेरिकल ये सारे आंसर्स आपको अपनी कॉपीज में करने हैं बच्चे। What is the rate of flow of electric charges called as? जो flow of electric charges, रेट का मतलब क्या होता है? देखो, रेट का मतलब होता है कितनी देर में आपका वो करंट जा रहा है। इसमें आपके 20 हैं टोटल, आपके ये सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है ना। तो कितनी देर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब आपको ऐसे फॉर्मूला अगर ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा से एक बार मैं डेफिनेशन के थ्रू आप लोगों को बताता हूं। अगर आप लोगों को मालूम हो V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q, W का था वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसको क्या बोला जाता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो है इसका वो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आएगा बेटा इसमें, रेट ऑफ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट आएगा बच्चे इसमें। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वो पूछा गया है तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा बच्चे इसमें। इलेक्ट्रिक, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सबको पता है कौन सा होता है? एम्पियर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, when one unit electric charge move from one point in an electric circuit, then the amount of work done in joule is known as। तो उस समय जब एक यूनिट ऑफ चार्ज फ्लो करता है, तो देखो अभी जो सर ने ऊपर फॉर्मूला समझाया था वो इसी से रिलेटेड है। जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है एक यूनिट या एक कूलम चार्ज को फ्लो करने के, मतलब Q, कूलम चार्ज मतलब Q, तो उस समय इसको बोला जाता है 1 वोल्ट। तो उसको क्या बोला जाता है? 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कहाँ पे है, ये रहा डी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, प्रेजेंट बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज
रेजिस्टेंस, उसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? लेंथ के। यस, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द पर्पस ऑफ रियोस्टैट, जो पर्पस ऑफ रियोस्टैट क्या होता था? जिससे हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते थे। इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली, नो, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चेंज करके रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। Point to be kept in mind for verification of Ohm's law is ammeter and voltmeter should be connected in series. No, ammeter should be connected in series and voltmeter should be connected in parallel. Ammeter should be connected in series, voltmeter should be connected in parallel. तो B वाला ऑप्शन आएगा आपका, B वाला ऑप्शन। ओके, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आता है बेटा, अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन, कौन से में फ्यूज वायर को इंसर्ट किया जाता है? देखें, फ्यूज वायर कौन से में इंसर्ट किया जाता है? ये आंसर्स के ऊपर मत जाइएगा, जो आंसर्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं उसको देखिएगा। ठीक है, ये चेंज ऊपर नीचे करके चेंज हो गए थे ये। तो अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन लाइव वायर, मैंने आप लोगों को बताया था लाइव वायर में फ्यूज वायर को लगाया जाता है और किसमें? सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों का आज का होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे करने हैं, प्लस आपको 21 के ये 1 मार्कर्स हैं सारे, इनकी डेफिनेशन अपनी कॉपीज में लिखेगा। ये सारे के सारे मैंने आंसर्स दे ही रखे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग सारे के सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है और सारे नोट्स को आपको लिखना भी है।